नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला स्पोर्ट डिस्कस करते हैं हॉकी को। काफ़ी क्वेश्चंस हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं, स्पेशली फील्ड डायमेंशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम कवर करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हॉकी जो है ये एक आउटडोर गेम है जिसमें हर एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। लेकिन भारत ने इसे अपनी पहचान बनाया और नेशनल गेम के रूप में अपनाया। भारत का नेशनल गेम हॉकी। हॉकी की बात करें कि कैसे खेली जाती है, तो हॉकी मैच दो टीमों के बीच होता है। हर खिलाड़ी के पास एक लकड़ी या फिर फाइबर की स्टिक होती है जिससे वो बॉल को ड्रिबल या फिर पास करते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं। जो टीम सबसे ज़्यादा गोल करती है वही विनर होती है। अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो पेनल्टी शूटआउट के जरिए विनर घोषित किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द मैच की बात करें, मैच की अवधि कितनी होती है, तो पहले हॉकी मैच की अवधि कुछ अलग हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद इसमें बदलाव हुआ। 2019 से पहले 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे। हर हाफ के बीच 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। 2019 के बाद इसमें बदलाव हुआ। अब मैच 15-15 मिनट के 4 हाफ में खेला जाता है। ये बदलाव खिलाड़ियों के स्टेमिना और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो मैच के ड्यूरेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आगे देखिए, भारत और हॉकी की बात करें तो हॉकी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। भारत ने अब तक 8 बार ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल भी जीत रखा है। भारत ने पहला हॉकी गोल्ड मेडल ओलंपिक में 1928 में जीता था। आखिरी बार भारत ने 1980 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हम सभी को बताइए कि अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत का हॉकी इतिहास जो है वो गोल्डन रहा है, स्वर्णिम रहा है, लेकिन 1980 के बाद ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। भारत की हॉकी टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है। भारत के द्वारा जीते गए ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल की बात करें तो 1928 में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत ने एम्स्टर्डम में। उसके बाद लॉस एंजलिस 1932 में गोल्ड मेडल जीता, 1936 बर्लिन में गोल्ड मेडल, 1948 में लंदन में गोल्ड मेडल जीता, 1952 में हेलसिंकी में गोल्ड मेडल जीता, 1956 मेलबर्न में गोल्ड मेडल जीता, 1964 टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता एंड 1980 में मॉस्को में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ओलंपिक में भारत ने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जो अभी हमने डिस्कस किया है। भारत ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में ही जीते हैं। आगे देखिए, हॉकी कार्ड सिस्टम को डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। हॉकी में खिलाड़ियों के लिए 3 प्रकार के कार्ड होते हैं जो अनुशासन और खेल भावना बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं। पहला होता है येलो कार्ड। यदि कोई खिलाड़ी मिसकंडक्ट मतलब अनुशासनहीनता करता है तो उसे यह कार्ड दिया जाता है। खिलाड़ी को कुछ समय के लिए इसमें मैदान से बाहर बैठना पड़ता है। रेड कार्ड की बात करें तो यह कार्ड मिलने पर खिलाड़ी पूरे मैच के लिए बाहर हो जाता है। अगर कोई खिलाड़ी गंभीर गलती कर देता है मैच के दौरान या फिर जानबूझकर फाउल करता है तो उसे रेड कार्ड दिया जाता है। इसके बाद ग्रीन कार्ड की बात करते हैं तो ये कार्ड खिलाड़ी को सिर्फ चेतावनी वार्निंग देने के लिए दिया जाता है। यदि खिलाड़ी छोटी गलती करता है तो रेफरी उसे आगे सचेत रहने के लिए ग्रीन कार्ड दिखाता है। इसके बाद हम हॉकी के मैदान और उससे जुड़ी हुई जरूरी जानकारी को कवर करते हैं। हॉकी एक रेक्टेंगुलर फील्ड पर खेला जाता है जिसकी सतह सिंथेटिक ग्रास से बनी हुई होती है। सिंथेटिक कोर्ट होता है। मैदान को एक मिडिल लाइन के जरिए 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। मैदान की लंबाई चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्धारित होती है। हॉकी फील्ड से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी देखें तो फील्ड की जो लंबाई होती है, फील्ड लेंथ होती है, वो 91.40 मीटर होती है। फील्ड विड्थ जो होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो 55 मीटर होती है। हर हाफ को 23 मीटर लाइन में डिवाइड किया जाता है, 25 यार्ड में। गोल पोस्ट और शूटिंग सर्कल की बात करें तो गोल लाइन से पेनल्टी शूट की डिस्टेंस 6.475 मीटर होती है, मतलब 7 यार्ड। गोल पोस्ट की चौड़ाई अगर डिस्कस करें तो 3.66 मीटर होती है, 12 फीट के आसपास। क्रॉसबार की ऊंचाई बात करें, हाइट बात करें तो 2.14 मीटर होती है, जो कि लगभग 7 फीट होती हैं। शूटिंग सर्कल का बेस लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो 15 मीटर होता है, 16 यार्ड। एंड गोल पोस्ट के अंदर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होता है? 14.6 मीटर होता है। ये डायमेंशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये। इसके बाद हॉकी में खिलाड़ियों की पोजीशन हम समझ लेते हैं एक बार। हॉकी टीम में अलग अलग खिलाड़ियों की भूमिका होती है, पोजीशंस होती है उनकी, जिनका खेल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहला हम बात करते हैं स्वीपर की।
डिफेंस को मजबूत करने के लिए सबसे पीछे खेलता है स्वीपर। डिफेंडर्स की बात करें तो गोल को बचाने और अपोजिशन टीम को रोकने का काम कौन करता है, डिफेंडर्स करते हैं। मिडफील्डर्स की बात करें, डिफेंस और अटैक के बीच तालमेल बिठाने की जो भूमिका होती है वो किन की होती है, मिडफील्डर्स की होती है। इसके बाद अटैकर्स की बात करें, मतलब फॉरवर्ड्स की बात करें, तो गोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किन की होती है, अटैकर्स की होती है। नेक्स्ट लास्ट में गोलकीपर आता है। गोल पोस्ट की सिक्योरिटी करना, अपोजिशन टीम के शॉट को रोकना, गोल ना होने देना, ये गोलकीपर का काम होता है। इसके बाद हम हॉकी स्टिक और बॉल के डायमीटर और डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 105 सेंटीमीटर तक होती है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, 737 ग्राम से अधिक नहीं। मैक्सिमम कितना, 737 ग्राम तक। हॉकी के बॉल के कलर की बात करें तो आमतौर पर सफ़ेद इसका रंग होता है हॉकी की बॉल का। बॉल का वजन जो होता है 156 से लेकर 163 ग्राम के बीच में। बॉल के सर्कमफेरेंस की बात करें, परिधि की बात करें, तो 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस होता है। इसके आगे फ्रेंड्स अब हम हॉकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 25 के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकाली है जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। एक एक करके मैं आपको हर एक शब्दावली को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझते जाइएगा। हर एक टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में इमेजिनेशन के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली टर्मिनोलॉजी आती है हॉकी से रिलेटेड, टैकल। टैकल मतलब होता है फ्रेंड्स गेंद को छीनने की एक टेक्निक। जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से गेंद छीनने की कोशिश करता है तो इसे क्या बोलते हैं, टैकल कहते हैं। ये एक डिफेंसिव टेक्निक होती है जिससे एक खिलाड़ी अपने गोल को बचाने की कोशिश करता है। गलत तरीके से टैकल करने पर फाउल माना जाता है। अपोजिशन टीम को फ्री हिट यहाँ पर मिल सकती है। इसको एग्जाम्पल से देखें तो अगर एक डिफेंडर गेंद छीनने की कोशिश में हॉकी स्टिक से अपोजिशन जो टीम का खिलाड़ी है उसकी अगर टांग पर वार कर देता है तो ये गलत तरीके से इलीगल टैकल माना जाता है और अपोजिशन टीम को एक फ्री हिट मिल जाती है। यहाँ पर समझ में आया आपको टैकल मतलब क्या हो गया। इसके बाद हम अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं जो कि है स्कूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये वाला। जब कोई खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक से गेंद को हल्का ऊपर उठाकर हवा में पास करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्कूप कहते हैं। ये जो टेक्निक होती है ये तब अपनाई जाती है जब सामने डिफेंडर खड़ा हो और गेंद को उसकी स्टिक के ऊपर से निकालना हो। ये जो टेक्निक होती है ये लॉन्ग पास और डिफेंसिव मूव के लिए उपयोग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जब कोई खिलाड़ी अपनी टीम के एक साथी खिलाड़ी को पास देना चाहता है तो बीच में अगर अपोजिशन खिलाड़ी खड़ा हो अपोजिशन टीम का, तो वह स्कूप का उपयोग कर सकता है ताकि गेंद ऊपर से निकल जाए और सामने वाले खिलाड़ी के पास में पहुंच जाए। तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लेते हैं साइड लाइन। हॉकी मैदान के दोनों किनारों पर जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइड लाइन कहते हैं। अगर गेंद साइड लाइन को पार कर जाती है तब गेंद का कंट्रोल जो है वो अपोजिशन टीम को दिया जाता है। उसके बाद में पास या हिट करके खेल को फिर से शुरू कर सकते हैं। फुटबॉल में जो थ्रो इन होता है उसी तरीके से हमको हॉकी के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें गेंद को स्टिक से हिट किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी स्ट्राइकर। ये क्या होता है, स्ट्राइकर वो खिलाड़ी होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोल करने की। ये आमतौर पर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलता है और अपोजिशन टीम के गोल पोस्ट पर हमला करता है। स्ट्राइकर को तेजी से दौड़ना, ड्रिबल करना और गोल के सही मौके पर शॉट लगाना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हॉकी में ध्यानचंद जी एक महान स्ट्राइकर माने जाते थे क्योंकि वो अपनी स्टिक शॉट्स और तेजी से गोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आगे बात करते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी आती है हमारी पुश। पुश का उपयोग पासिंग और छोटी दूरी पर गेंद को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टिक से गेंद को धीरे से आगे बढ़ाया जाता है जिससे गेंद जमीन के करीब रहती है और अपोजिशन खिलाड़ी को चकमा देना आसान हो जाता है। ये हॉकी में सबसे सटीक पासिंग टेक्निक में से एक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी रेस्ट बॉल। जब कोई खिलाड़ी गेंद को स्टिक से हवा में उठाता है तो इसे क्या बोलते हैं, रेस्ट बॉल कहते हैं। अगर गेंद जानबूझकर ऊपर उठाई जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, तो इसे क्या बोला जाता है, फिर फाउल माना जाता है। अगर कोई खिलाड़ी अपोजिशन टीम के प्लेयर को पार करने के लिए बॉल को अगर ऊपर उठा देता है तो रेफरी ये देखता है कि क्या ये सही तरीके से किया गया है या फिर नहीं। अगर सही तरीके से किया गया है तो ठीक है, नहीं किया गया तो फाउल दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है पेनल्टी कॉर्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। जब डिफेंडिंग टीम अपने डी में फाउल कर देती है तो अपोजिशन टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है। ये गोल करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है क्योंकि
इसमें अटैक करने वाली टीम को एक सेट प्ले करने का मौका मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि किन किन कंडीशन में पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। तो डी के अंदर अगर जानबूझकर फाउल किया जाए तब उस कंडीशन में पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। अगर कोई डिफेंडर अपने डी में जानबूझकर फाउल करता है तो रेफरी पेनल्टी कॉर्नर दे सकता है। यह फाउल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि गेंद को हाथ या फिर शरीर से रोकना, विरोधी खिलाड़ी को धक्का देना, जानबूझकर स्टिक से गलती करना। इन सब कंडीशन में पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। इसके अलावा अगर डिफेंडिंग टीम का कोई खिलाड़ी गेंद को जानबूझकर गोल लाइन के पीछे धकेलता है तो यह भी फाउल माना जाएगा। ऐसे में अपोजिशन टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। हॉकी में केवल गोलकीपर ही अपने शरीर का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर कोई डिफेंडर गेंद को अपने हाथ, पैर या किसी अन्य अंग से रोकता है तो यह फाउल माना जाता है और अपोजिशन टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है। हॉकी में रेज्ड बॉल, जो ऊपर उठी हुई गेंद होती है, उसको कंट्रोल तरीके से खेलना बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई डिफेंडर डी में खतरनाक तरीके से गेंद को ऊपर उठा देता है जो किसी खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकती है तो इसे फाउल माना जाएगा और अपोजिशन टीम को इस कंडीशन में भी पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है। इसके अलावा अगर डिफेंडिंग टीम जानबूझकर खेल में देरी कर रही है, समय बर्बाद कर रही है, तो रेफरी अपोजिशन टीम को पेनल्टी कॉर्नर दे सकता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो हमने डिस्कस करा कि पेनल्टी कॉर्नर किन किन कंडीशन में दिया जा सकता है। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं जो कि आती है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रास्ता रोकना। ये तब होता है जब कोई खिलाड़ी जानबूझकर अपने शरीर या स्टिक का उपयोग करके अपोजिशन खिलाड़ी को गेंद तक पहुंचने से रोकता है। हॉकी में गेंद पर पहला जो अधिकार होता है उस खिलाड़ी का होता है जिसने सबसे पहले उसे कंट्रोल किया है, लेकिन अगर वह खिलाड़ी जानबूझकर गेंद को अपने शरीर या फिर स्टिक के पीछे छिपाकर अपोजिशन को रोकता है तो यह फाउल माना जाता है और विपक्षी टीम को एक फ्री हिट मिल जाती है। जैसे अगर कोई खिलाड़ी गेंद को कोने में ले जाकर खुद को ढाल बना लेता है और अपने शरीर को आगे करके अपोजिशन को गेंद छूने से रोकता है तो रेफरी इसे ऑब्स्ट्रक्शन मानेगा। अगर कोई डिफेंडर जानबूझकर अपने शरीर को गेंद के आगे रखकर स्ट्राइकर को रोकता है और उसे गेंद लेने नहीं देता है तो यह ऑब्स्ट्रक्शन होगा। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं जो कि है मिसकंडक्ट। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर अमर्यादित व्यवहार करता है, नियम तोड़ता है, गाली गलौज करता है या फिर आक्रामक खेल खेलता है तो इसे मिसकंडक्ट कहा जाता है। हॉकी में रेफरी खिलाड़ियों के व्यवहार को नियमों के अनुसार कंट्रोल करता है और अनुशासनहीनता की सजा के रूप में ग्रीन, येलो या फिर रेड कार्ड दिखाता है। इसके बाद अगली टर्म हम डिस्कस करते हैं जो कि आता है फ्लिक। फ्लिक एक विशेष प्रकार का शॉट होता है जिसमें खिलाड़ी गेंद को स्टिक की मदद से हवा में ऊपर उठाता है। इसे ड्रैग फ्लिक भी कहते हैं। यह पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान किया जाता है। यह टेक्निक तेज और ताकतवर होती है जिससे गोल करने की संभावना भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गेंद को जमीन से उठाकर तेज गति से गोल की ओर हिट करता है तो इसे क्या बोलते हैं? हम फ्लिक कहते हैं। ड्रैग फ्लिक जो होता है ये तकनीक का उपयोग ज़्यादातर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट करते हैं क्योंकि ये एक तेज और प्रभावी हिट होती है। इसके बाद अगली टर्म की तरफ चलते हैं जो कि हमारी गोल लाइन। हॉकी में गोल लाइन वह रेखा होती है जो गोल पोस्ट के दोनों किनारों को जोड़ती है। अगर गेंद पूरी तरीके से इस रेखा को पार कर जाती है तो गोल माना जाता है। अगर गेंद लाइन पर ही रुकी रहती है या फिर पूरी तरह से पार नहीं होती है तो गोल नहीं दिया जाता है। लाइन के पार होने पर ही गोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म आती है फ्री हिट। जब कोई खिलाड़ी मिडफील्ड या फिर डी के बाहर किसी नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्षी टीम को, अपोजिशन टीम को फ्री हिट दिया जाता है। फ्री हिट का मतलब होता है कि गेंद को बिना किसी रुकावट के पास किया जा सकता है या फिर ड्रिबल किया जा सकता है। फ्री हिट के दौरान गेंद को कम से कम 5 मीटर चलाना होता है या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को पास देना जरूरी होता है। अगर कोई डिफेंडर डी जो एरिया होता है उसके बाहर गलती से फुट कर देता है तो अपोजिशन टीम को फ्री हिट दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी साइडलाइन के पास फाउल करता है तो अपोजिशन टीम को फ्री हिट दिया जाता है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेते हैं हम जो कि है सेंटर पास। हॉकी में सेंटर पास तब दिया जाता है जब खेल की शुरुआत होती है या फिर कोई गोल होने के बाद खेल फिर से शुरू किया जाता है। सेंटर पास को सेंटर सर्कल से किया जाता है और इसे करने वाला खिलाड़ी गेंद को आगे पास या फिर ड्रिबल कर सकता है। नेक्स्ट टर्म आती है 16 यार्ड हिट। अगर कोई अटैकिंग टीम गेंद को गलती से बेस लाइन के पीछे भेज देती है तो डिफेंडिंग टीम को 16 यार्ड हिट मिलता है। ये डी क्षेत्र के बाहर से लिया जाता है। इसे डिफेंडिंग टीम अपने खेल को पुनः आरंभ करने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर अटैकिंग टीम गोल करने की कोशिश में गेंद को गोल पोस्ट के बाहर भेज देती है तो डिफेंडिंग टीम को 16 यार्ड हिट मिलेगा।
इस हिट को डिफेंडर या फिर गोलकीपर ले सकता है। तो समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी आती है हमारी क्लियरिंग। क्लियरिंग मतलब होता है गेंद को डिफेंसिव एरिया से दूर हटाना ताकि अपोजिशन टीम को गोल करने का मौका न मिले। ये गोलकीपर और डिफेंडर द्वारा किया जाता है जब वो पेनल्टी कॉर्नर या फिर ओपन प्ले के दौरान गेंद को दूर पास या फिर हिट करते हैं। अगर गोलकीपर गेंद को जोर से दूर मारकर पास देता है तो इसे क्लियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बैकलाइन। बैकलाइन वो लाइन होती है जो गोल पोस्ट के दोनों ओर फैली हुई होती है और मैदान की अंतिम सीमा होती है। अगर गेंद इस रेखा से बाहर चली जाती है तो ये जो कंडीशन होती है डिसाइड करती है कि कौन सी टीम अगली हिट लेगी, पेनल्टी कॉर्नर, 16 यार्ड हिट या फिर लॉन्ग कॉर्नर। अगर गेंद किसी डिफेंडर से टकराकर बैकलाइन के बाहर जाती है तो अटैकिंग टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। अगर गेंद किसी अटैकिंग खिलाड़ी से टकराकर बाहर जाती है तो डिफेंडिंग टीम को 16 यार्ड हिट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब होता है कि स्टिक की मदद से गेंद को लगातार छोटे छोटे धक्कों के साथ में कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना। खिलाड़ी डिफेंडर को छकाने और गेंद को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए ड्रिबलिंग का उपयोग करते हैं। जब कोई खिलाड़ी गेंद को बार बार छोटे छोटे टचेस देकर दौड़ते हुए आगे बढ़ता है तो इसे ड्रिबलिंग कहा जाता है। ड्रिबलिंग का सबसे ज्यादा उपयोग फॉरवर्ड खिलाड़ी जो होते हैं वो करते हैं, अटैकर्स जो होते हैं ना वो करते हैं, ताकि वे डिफेंडर को पार करके गोल करने का मौका बना सके। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में लॉन्ग हिट। जब खिलाड़ी गेंद को स्टिक की मदद से लंबी दूरी तक मारता है तो इसे लॉन्ग हिट कहते हैं। लॉन्ग हिट का उपयोग गेंद को अपने आधे मैदान से विरोधी के गोल क्षेत्र तक भेजने के लिए किया जाता है। यह खेल की स्पीड बढ़ाने और अटैक करने के लिए मददगार होता है। नेक्स्ट टर्म आती है एडवांसिंग। अगर कोई खिलाड़ी अपने शरीर या फिर पैर से गेंद को छूकर आगे बढ़ता है तो इसे एडवांसिंग कहते हैं। हॉकी में केवल स्टिक का उपयोग करके ही गेंद को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर गेंद को पैर से रोकता है या फिर धक्का देता है तो यह फाउल माना जाता है। नेक्स्ट आता है बुली। जब कोई डिस्प्यूट या फिर इंजरी के कारण खेल रुक जाता है तो रेफरी बुली के माध्यम से खेल को दोबारा शुरू करता है। बुली में दो खिलाड़ी आमने सामने खड़े होते हैं और रेफरी गेंद को बीच में रखता है। खिलाड़ी अपनी स्टिक से एक दूसरे की स्टिक को हल्का स्पर्श करके मतलब टैप करके खेल को शुरू करते हैं। अगर दोनों टीमों के खिलाड़ी एक साथ गेंद को छूते हैं तो रेफरी को यह स्पष्ट नहीं होता है कि गेंद किस टीम के पास जानी चाहिए, तो यह खेल बुली के जरिए शुरू किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे टर्म आता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है बॉल को मैदान के किनारे से पास करके गोल एरिया जो डी होता है उसमें भेजना। आमतौर पर विंगर्स क्रॉस पास का उपयोग करते हैं जिससे स्ट्राइकर को गोल करने का अवसर मिलता है। जब कोई खिलाड़ी गेंद को साइड लाइन से उठाकर सीधा गोल के सामने लाता है तो इसे क्रॉस कहा जाता है। फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रॉस को कनेक्ट करके गोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है सर्कल। सर्कल वह एरिया होता है जहां से कोई भी खिलाड़ी वैलिड गोल कर सकता है। अगर गेंद इस डी क्षेत्र के बाहर से मारी जाती है और गेंद बिना किसी खिलाड़ी को छुए गोल में चली जाती है तो यह गोल नहीं माना जाएगा। जब कोई खिलाड़ी गोल करने के लिए डी में इंटर करता है तो उसे सही पोजीशनिंग में रहना जरूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी डी के बाहर से शॉट मारता है और गेंद बिना किसी खिलाड़ी को टच करे गोल में चली गई तो रेफरी इसे वैलिड गोल नहीं देगा। समझ में आया आपको? तो ये हमने हॉकी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। लगातार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। स्कूप, साइडलाइन, स्ट्राइकर, मिसकंडक्ट, फ्लिक, ड्रिबल, लॉन्ग हिट, बुली, सेंटर पास, 16 यार्ड हिट, बैकलाइन, क्लियरिंग, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेमस हॉकी प्लेयर की। सबसे पहले खिलाड़ी आते हैं मेजर ध्यानचंद। सभी को पता ही है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके सम्मान में 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में उच्च पद देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आते हैं शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण भारत के महानतम गोलकीपरों में से एक थे। 1956, 1964 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। उनकी शानदार गोलकीपिंग से भारत ने 1956 में ओलंपिक गोल्ड और 1964 में सिल्वर मेडल जीता था। पहले गोलकीपर थे ये जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, शंकर लक्ष्मण। अगले आते हैं उधम सिंह। उधम सिंह 4 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने 1952, 1956, 1960
और 1964 के ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं। 1965 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया। उन्हें भारतीय हॉकी का सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी माना जाता है, उधम सिंह को। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, भारत के शीर्ष गोलकीपरों में से एक, जिन्होंने टीम को कई जीत दिलाई। 2021 टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें भारत को कांस्य पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आते हैं मनप्रीत सिंह, मॉडर्न भारतीय हॉकी टीम जो है उसके चमकते हुए खिलाड़ी। 2019 में उन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था, जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में भी ये भारतीय टीम के कप्तान रहे, जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट आते हैं देखिए प्लेयर रानी रामपाल, भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे युवा कप्तान। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 2020 में इन्हें पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था, जिससे वह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। नेक्स्ट प्लेयर आते हैं रुपेंद्र पाल सिंह, भारतीय हॉकी टीम के ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर। 2014 एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2021 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। नेक्स्ट प्लेयर आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह 2012 में भारतीय हॉकी टीम के सबसे युवा कप्तान बने। 2015 में उन्हें पद्मश्री और 2017 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं मनदीप सिंह, फॉरवर्ड खिलाड़ी जो अपनी तेज गति और स्कोरिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं संदीप सिंह, फ्लिकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारत के सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर। अगला आते हैं केशव दत्त, 1948 और 1952 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे, भारत को 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले शानदार खिलाड़ी। अगले आते हैं आकाशदीप सिंह, भारतीय हॉकी टीम के स्ट्राइकर और फॉरवर्ड खिलाड़ी। आकाशदीप अपनी ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फेमस हॉकी प्लेयर को डिस्कस किया। लास्ट में हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी को भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, जहां से एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली ट्रॉफी आती है आगा खां कप, भारत में सबसे पुरानी हॉकी ट्रॉफी में से एक है। इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। ये टूर्नामेंट मुख्य रूप से मुंबई में आयोजित होता था। इसे भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। सेकंड आता है बैटन कप, ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1895 में कोलकाता में हुई थी। इसे हॉकी का रणजी ट्रॉफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ध्यानचंद ट्रॉफी, ये ट्रॉफी हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद के सम्मान में शुरू की गई थी। बॉम्बे गोल्ड कप की बात करें तो 1955 में इसे शुरू किया गया था। इसे बॉम्बे हॉकी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। गुरमीत ट्रॉफी, ये उत्तर भारत में लोकप्रिय हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। स्कूल और कॉलेज स्तर की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट आता है ज्ञानवती देवी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी महिला हॉकी के लिए विशेष रूप से आयोजित की जाती है, भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इंदिरा गोल्ड कप, ये ट्रॉफी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में शुरू की गई थी। भारत में महिला हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। अगला आता है कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी, ये तमिलनाडु हॉकी संघ द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसमें दक्षिण भारत की शीर्ष हॉकी टीमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट आता है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये ट्रॉफी महिला हॉकी के लिए आयोजित की जाती है। इसे टाटा समूह द्वारा प्रायोजित किया जाता है। MCC ट्रॉफी, ये मद्रास क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित हॉकी टूर्नामेंट है। इसमें भारत की शीर्ष घरेलू हॉकी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। मोदी गोल्ड कप की बात करें तो ये हॉकी टूर्नामेंट गुजरात में खेला जाता है। इसमें भारत की प्रमुख हॉकी टीमें पार्टिसिपेट करती है। रंगास्वामी कप, ये भारत के घरेलू हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसमें भारतीय राज्यों की टीमें हिस्सा लेती हैं। रेने फ्रैंक ट्रॉफी, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ट्रॉफी है जो हॉकी के विकास में योगदान देने वाले देशों को दी जाती है। एंड लास्ट में आती है टॉमी ईमन गोल्ड कप, ये यूरोप में खेले जाने वाले प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट में से एक हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमें पार्टिसिपेट करती है। ये हमने हॉकी स्पोर्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी। हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में यहाँ से पूछ ली जाती है। स्पेशली जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी है वहाँ से तो लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुली शब्द हॉकी में किस स्थिति को दर्शाता है? बुली, जब 2 खिलाड़ी गेंद के लिए आमने सामने खड़े होते हैं और गेम को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिबल हॉकी में किसे कहा जाता है?
तो गेंद को स्टिक से धीरे धीरे आगे बढ़ाना, यही होता है ड्रिबल। ए आंसर। हॉकी में 16 यार्ड हिट कब दिया जाता है? तो जब गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली जाती है तब 16 यार्ड हिट दिया जाता है। पर इसमें भी कंडीशन होती है कि जब बॉल जो होती है वो अटैक करने वाली टीम की स्टिक से गोल लाइन के बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉकी में रेड कार्ड का अर्थ क्या होता है? तो खिलाड़ी को पूरे मैच से बाहर कर दिया जाता है रेड कार्ड देकर। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान की कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 91 मीटर इंटू 55 मीटर। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप आपने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, एफर्टलेस स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 6 से 7 सब्जेक्ट्स कवर कराए हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको उसके अंदर पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर के फोल्डर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।